हेलो एवरीवन। आज हम सेट 4 करने जा रहे हैं अपने CGL प्री प्रैक्टिस सेट 2026 में। अभी तक मैं 3 सेट करा चुका हूँ। आज जो है 4th सेट स्टार्ट हो रहा है। इस सेट का लेवल थोड़ा सा मैंने अच्छा रखा है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। सेम उसी पैटर्न पे है जो Tier 1 वेंडर कराएगा, उसी के बेसिस पे है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल करता है कोई डाइनिंग टेबल टू अ शोरूम एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, बट एड्स 10% हैंडलिंग फीस ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। द शोरूम देन सेल द सेट फॉर 4500 मोर देन वॉट दे पेड, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 30%। एट वॉट प्राइस मैन्युफैक्चर मार्क द डाइनिंग टेबल। मुझे एक बात बताओ, एक जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है वो एक डाइनिंग टेबल पे 25% का डिस्काउंट करता है मार्क प्राइस पे। मैंने माना मार्क प्राइस जो है वो 100 है। अगर इस पे 25% का डिस्काउंट होगा तो कितना बचेगा मार्क प्राइस 75, यानी कि ये वाली चीज़ जो हो गई ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गई। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे वो 10% की हैंडलिंग फ़ीस लगा देता, तो 75 का 10% कितना होता 7.5, तो ये आ गया 82.5, ठीक है, हैंडलिंग फ़ीस लगाने के पास। तो जो शोरूम का CP है वो कितना हो गया 75 प्लस 7.5, यानी कि यही जो लिखा हुआ है 82.5 इसका शोरूम का CP हो गया। मुझे एक बात बताओ, अब ये लिखा हुआ है अब जो शोरूम है वो फर्नीचर को 4500 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं जिससे उन्होंने पेड किया है और उनको 30% का प्रॉफिट होता है। मुझे एक बात बताओ, 4500 रुपये ज़्यादा बेचने की वजह से ही तो 30% का प्रॉफिट हुआ है उन लोगों को, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 30% होगा। 82.5 का प्रॉफिट CP पे ही तो निकाला जाता है, तो इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना हुआ, तो 3/10 इंटू 82.5। अब मैं अगर इसको वो करूँ तो 1 0 हटा के इसको मैं लिख लूँ 8.25, तो ये आ गया 24 और 75 24.75 यूनिट जो है इसका प्रॉफिट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट आया है CP पे ही तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो इस 24.75 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमें 4500 गिवन है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मार्क प्राइस हमने 100 माना है, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, मार्क प्राइस है कितना 100। अगर मैं 24 को 0.75 को 4 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 96 और ये आ गया 1.5 और ये 3, यानी कि 99। तो अगर मैं 4500 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 0020, ये आ गया 16 18, यानी कि जो 99 की वैल्यू आ रही है वो 18,000 आ रही है। तो जो मार्क प्राइस होगा वो 18,181 होगा। यही सबसे करीब इसके आंसर है। आगे, अगर सम ऑफ दो इंटीरियर इफ़ द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 2520, ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगनल ऑफ द पॉलीगन, यानी कि साइड्स भी निकालनी है और डायगनल भी निकालने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो काय से दिया जाता, ये पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूला n-2 इंटू 180, यानी कि n-2 इंटू 180 जो है वो 2520 के बराबर है, ठीक है। ये काट दो 0 से 0, तो n-2 की वैल्यू है 252/18, तो ये गया एक टाइम, ठीक है, ये गया एक टाइम और ये गया 4 टाइम 14, तो n की वैल्यू आ गई 16, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें साइड्स जो होंगी वो 16 होंगी। यहाँ 14 साइड्स हैं, यहाँ 18 साइड्स हैं, यहाँ 14 साइड्स हैं, एक ही आंसर है 14 साइड्स का। यहाँ डायगनल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, होगी आंसर। लेकिन डायगनल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n-3/2। बस यहाँ पर n की जगह 16 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियस दे रखी है सिलेंडर की और हाइट उसका रेशियो गिवन है, रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है 2:5 और उसकी वॉल्यूम हमें गिवन है 2000 पाई। हमसे रेडियस पूछी है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको 2x मान लो, इसको 5x मान लो। वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी गिवन है 2000 पाई, तो ये बराबर हो गया पाई 4x का होल स्क्वायर इंटू 5x। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया 2000, ये हो गया 16x² इंटू 5x।
तो ये आ गया, सॉरी 20 आ गया ना, 16 इसका स्क्वायर होने के बाद। तो ये हो गया 4 × 20, अरे क्या कर दिया ये आएगा 2000 = 20x का क्यूब। तो x की क्यूब की वैल्यू आ गई 100। अब यहाँ से x की हमें क्यूब निकालना। 100 का क्यूब कितना होता है मुझे एक बार बताओ। 8 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। सॉरी 4 का क्यूब कितना होता है 64, होता है या नहीं होता है। सिमिलरली हमें यहाँ निकालना 100 का क्यूब, और जो 5 का क्यूब होता है वो होता है 125। यानी कि जो 4 का क्यूब है और जो 5 का क्यूब है, इन्हीं के बीच में जो है वो इसका क्यूब लाई करेगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखाऊं कि इसको अगर हम निकालें कैसे, मुझे एक बात बताओ। यहाँ 125 है, यहाँ 64 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 125 में 61 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 64 से लेके 100 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि 61/36, ये हो गया 6 और 10, यानी कि 0.6 का डिफरेंस आ रहा है। 0.6 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? 0.6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी 4 से 0.6 ज़्यादा होगी। तो मैं इसको मान लेता हूँ 4.6 एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4.6। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछी है रेडियस। तो रेडियस क्या है? 2x है ना, तो 2 × 4.6 यानी कि 9.2 आएगी रेडियस। आंसर आगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्ट अगर 100 का क्यूब नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब पता हो तो बीच में से ऐसे वाला जो मेथड है अप्रॉक्सीमेशन से निकाल सकते हैं। WX का रेशियो दे रखा 5:6, XY का रेशियो दे रखा 3:7, ठीक है। YZ का रेशियो दे रखा 8:9, ठीक है। हमसे पूछा है WX YZ का एक साथ बता दो, कलर चेंज कर लो। तो यहाँ 6 कर दो, यहाँ भी 6 कर दो, यहाँ 7 कर दो, यहाँ 8 कर दो, यहाँ 8 कर दो, यहाँ 3 कर दो, बस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता। तो ये हो गया 15, ये हो गया 120, ठीक है। ये हो गया 18 × 24, और 24 छक्के कितना होता? 120, और 20 24 से 144, ये हो गया 144। ये कितना हो गया 42 या 56, 56 × 6 कितना होता है 6, 30, 333, ये हो गया 333, ठीक है। ये आ गया 7, ये आ गया सॉरी ये आ गया 7 × 6 = 42 और 9, तो ये हो गया 18 का 1, तो 36, 378, तो ये आ गया 378। अब इसको कट कर लो। किससे कट करें? अगर मैं इसको 6 से कट करूं, 2 0 2 4 5 6, और ये आ गया 6 और 3 गया 3, तो ये आ गया आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दे रखा 343 × √7 का होल n की पावर बराबर 49 की पावर 4। तो एक काम करते हैं, तो पता ही है आपको 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। यहाँ √7 लिखा तो ये 7 1/2 हो गया, और ये पावर n। ये 49 लिखा हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 की पावर 4, तो ये गया 7 का 3 × 7 की पावर n/2 और 7 की पावर 8। ये बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? तो मैं लिख लूँगा 7 + n + 3 + n/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है ये। अब ये पावर सेम हो गई, तो 3 + n/2 = 8, n/2 = 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लोग हैं A B C, उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 3 2 4 है। 6 महीने के बाद, तो ये मैंने यहाँ लिख लूँ 6 महीने तक इसने पैसे लगाए। 6 महीने के बाद A अपने पैसे डबल कर देता, यानी कि 6 कर दिए 6 महीने तक के लिए, और इसने भी 6 महीने तक पैसे लगाए। उसके बाद B अपने पैसे आधे कर देता, यानी कि 1 रुपया लगाया आधे महीने के लिए। C का जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेंटेन रहता है, उतना ही रहता है, यानी कि उसने पूरे 4 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, ठीक है। यही तो मतलब हुआ इसका। अब ये हो गया 18, ये हो गया 36, ये हो गया 12, और ये 18, और ये हो गया
चौदह 48, तो ये हो गया 42, 48, 54, 18 और 48। तो ये किससे कट रहा? 2, 7, 9 और ये हो गया 2, 4। यही तो हुआ, ये आ गया रेशियो निकल के। अभी भी कट रहा है ये 9 से 3 से, तो 9, 3, 8 ये आ गया रेशियो। हमसे पूछा बी का शेयर बताओ, तो बी का शेयर जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता 28,000। तो 3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 12, 20 और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 1,80,000 का। ठीक है, तो इससे ये काट दो एक, ये आ गया 9,000, तो बी का इन्वेस्टमेंट आ गया 27,000 रुपया। ठीक है, एक सम जो है, एक सम ऑफ मनी 13/8 हो जाती है अपनी 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताना है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सम 13/8 हो रहा है 5 साल में, ठीक है, 13/8 यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 8 है और जो अमाउंट हो गया वो 13 हो गया, यानी कि अमाउंट, तो यानी कि इंटरेस्ट इसको कितना मिल रहा है 13 - 8, यानी कि 5 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 5 यूनिट का। अगर 5 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा तो 5 यूनिट का इंटरेस्ट मिल कितना रहा? 5 यूनिट का इंटरेस्ट 5 साल में ही मिल रहा, तो यानी कि जो ब्याज होगा 1 साल का वो हो गया 1 यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आई? हमसे पूछा है रेट बताओ। रेट का पता ही है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज 1 साल का यानी कि रेट पर ईयर और प्रिंसिपल इंटू 100। ये मैं थोड़ा एडिशनल लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चे बेसिक से देखना चाह रहे हैं उनके भी समझ में आ जाए। तो ये हो गया 1, प्रिंसिपल कितना 8/100, 1/8 कितना होता 1/8 होता 12.5%। आंसर आगे। 2 साइन क्यू और कॉस 90 माइनस क्यू इन साइन क्यू होता है, ये 1/2 के बराबर है, यानी कि साइन क्यू का स्क्वायर जो है वो 1/4 के बराबर हो गया, यानी कि साइन क्यू जो है वो हो गया 1/2। तो 1/2 कितने के बराबर होता? साइन 30 के बराबर होता है, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 30। अगर क्यू की वैल्यू 30 आ गई तो ये हो गया साइन 60 और ये हो गया कॉस 60। ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 √3 + 1, यही आंसर आगे। अच्छा, x + 1/x 2 के बराबर है। हमें ये बहुत ही पहले से आइडेंटिटी पता है कि अगर x + 1/x 2 के बराबर होता है तो x 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाने में बैठ जाना, x + 1/x k के बराबर है, तो x³ + 1/x³ जो होगा वो k³ - 3k होगा, वरना बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगाओ 1 + 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1 + 1, ये हो गया 5, ये हो गया 1 + 1, कुछ नहीं करना था इसमें। तो ये हो गया 2 - 3, ये हो गया 2, 5, 2, ये हो गया 2 - 6 10, तो ये हो गया 4 + 2 6। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पोल हैं जिनकी हाइट जो दे रखी है वो 50 मीटर दूरी के हैं, जो वर्टिकल पोल हैं ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि एक पोल ये है, अरे यार, और एक पोल ये है। ठीक है, जो स्मॉलर पोल की हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है, और जो बड़े पोल की हाइट है वो हमें नहीं पता क्या है, वो हमें निकालनी। ये दोनों हैं कितनी दूर? ये 50 मीटर दूर हैं ग्राउंड के, 50 मीटर दूर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मॉलर पोल, यानी कि जो स्मॉलर पोल है इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉलर पोल की तरफ, जो कि 30 डिग्री का है, यानी कि ये जो बनना है ये 30 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा है, हाइट बताओ टॉलर पोल की। मुझे एक बात बताओ, ये अगर 10 है तो ये भी तो 10 ही होगा, ये मैंने मान लिया x, तो 10 30 कितना होगा? ये हो गया x/50, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। 10 30 क्या होता है 1/√3 x/50, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई 50√3, तो इसको मैं 3 से और मल्टीप्लाई कर लूँ तो हो गया 50√3/3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 50√3/3 आ गया। हमें से क्या पूछा है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू तो आ गई 50 × 1.73/3, ये आ गई। ठीक है, तो
सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, हमें हाइट निकालनी है टॉलर पोल की। तो ये हो गया 50 1.7। तो 50 की अगर मैं 1.7 में करूँगा 0 35 का 3 0 5 तो 0 5 8, ये आ गया 85। 85/3, 85/3 कितना होता? ये हो गया 2 और ये 5 8 8 टाइम जाएगा ये लगभग 8, तो ये आ गया 28। तो 28 प्लस का 10, यानी कि आंसर जो आएगा वो 38 कुछ आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेशन करके कराया क्योंकि आंसर जो है वो दूर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि आइटम को मार्क करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 60% ऊपर कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, उसके बाद क्लियरेंस में वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 25% और 10% के। अगर फाइनल प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 2430 है तो कॉस्ट प्राइस बताओ। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 60% मार्क कर रहा है यानी कि 3/5 मार्क कर रहा है तो प्राइस कितना हो गया? 8/5 होगा या नहीं? अगर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव यानी कि 1/4, तो वैल्यू कितनी होगी? 3/4। सिमिलरली अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 1/10, वैल्यू कितनी होगी? 9/10 रिमेनिंग वैल्यू। तो CP हमें निकालना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। CP इंटू 8/5 इंटू क्या कह रहे हैं 3/4 इंटू 9/10, ये जो आइटम है फाइनल सेलिंग प्राइस वो 2430 के बराबर है। यही तो हमसे निकालना है हमें। बस अब इसको काटो, एक ये आ गया 2, बस यही कट रहा है इसमें। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 9, ये हो गया 5 इंटू, ये भी कट रहा है 2 से ये 5, यानी कि 5 इंटू 5, ये तो कट गया। ये आ गया 2430, ये आ गया। देख लो सही कटा है नहीं, 1 2 ये 5, ठीक है बिल्कुल। तो ये आ गया CP। अब मैं अगर इसको 24 से भी 9 से काटूँ 19 और यह बचा 6 तो 70 और ये आ गया 90, तो ये आ गया 90 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया 450 इंटू 5, ये हो गया 2250 रुपया। आंसर। आगे एक पाइप है जो कि केपेबल है टैंक को फिल करने के लिए 16 मिनट में। दूसरा पाइप है, एक पाइप ए है, एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप 24 मिनट में भर सकता है। अच्छा, दोनों पाइपों को खोला जाता है बट 4 मिनट के बाद क्या होता है, जो रेट है पाइप ए का वो डबल कर दिया जाता है और पाइप बी का आधा कर दिया जाता है। रेट का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी हुई। तो कितने मिनट और लगेंगे टैंक को पूरा भरने में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले देते हैं। तो 16 और 24 का एलसीएम आ गया 48, ये हो गया 3, ये हो गया 2, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, शुरू के 4 मिनट तक तो ये दोनों पाइप साथ में चले थे 4 मिनट तक, तो यानी कि 5 इंटू 4 20 काम तो इन लोगों ने साथ में कर लिया बिना छेड़छाड़ के, जब रेट बदलने से पहले। तो बचा हुआ काम कितना, 48 माइनस 20, यानी कि 28 काम यहाँ पर बचा हुआ। अगर 28 काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क 28 है। अब ये कह रहे हैं कि जो रेट है वो डबल कर दिया। पहले बताओ पाइप ए का पहले रेट कितना था, एफिशिएंसी 3 थी, अब डबल कर दी, अब कर दी 6। बी की एफिशिएंसी पहले 2 थी, अब आधी कर दी, हो गई 1। ये हो गई न्यू एफिशिएंसी। अब ये दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 1 6 प्लस 1 7, 7 काम करेंगे मिलके। अगर 7 काम मिलके करेंगे, 28 का काम 7 काम मिलके करेंगे तो 4 मिनट करेंगे। हमसे यही पूछा कि कितने मिनट ज़्यादा लगेंगे। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी तो 4 मिनट ये और ये वाले 4 मिनट, 4 प्लस 4 8 मिनट हो जाता। लेकिन 8 मिनट भी इन्होंने ऑप्शन में दे नहीं रखा, सिर्फ 4 मिनट है। काफ़ी दयालु एग्जामिनर है। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर वर्टिसेस ये दे रखी हैं, कुछ नहीं करना है, वही वाला मेथड जैसे मैंने आपने लास्ट क्लास देखी होगी, जैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला था ना, वर्टिसेस से 0 0 करके मल्टीप्लाई करके, वैसे ही करेंगे ये भी। यहाँ लिख लो इसके कोऑर्डिनेट 1,2, यहाँ लिख लो 5 8, यहाँ लिख लो 10 3। एक बार और इसका कोऑर्डिनेट लिख लो जो पहले वाले हैं 1 और 2। कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 8 15 20, ये आ गया 8, ये आ गया 15 और ये आ गया 20। बस अब इसको मत करो, ये आ गया 10, ये आ गया 80 90
और ये आ गया 3, 93 आया ना। ये हो गया 10, ये हो गया 80 और ये हो गया 3, तो 10, 80 और 3 कितना हुआ 93। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हुआ 35 और 8, ये हो गया 40, कितना हुआ ये 39 और 43, ये हो गया 43 और ये आ गया 93। अब जो इसमें बड़ी वैल्यू है उसमें से हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, यानी कि 93 माइनस का 43 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हुआ, ये बचा कितना 50, तो 50/2 कितना 25 स्क्वायर यूनिट आंसर। बिल्कुल इस मेथड से करना है, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। PQRS के पास डिफरेंट अमाउंट दे रखा है। Q का जो अमाउंट है वो 2.5 गुना ज़्यादा है P से, ठीक है। S के पास 40% कम है Q से। जो R का अमाउंट है वो इक्वल है एवरेज चारों पर्सन का। अगर P और R के पास अमाउंट जो है वो 4800 है, तो R का अमाउंट बताओ। मुझे एक बात बताओ, P का यहाँ पर खेल जो हो रहा है P के साथ हो रहा है, P का ही क्योंकि 2.5 गुना हो रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं मान लूँ P के पास जो पैसे हैं वो 2 यूनिट हैं, सपोज़, इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। P के पास मान लो 2 यूनिट है, तो Q के पास कितने पैसे होगा इसके 2.5 गुना, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है यहाँ तक। अब जो S के पास पैसा है वो 40% लेस है Q से, तो 5 का 40% कितना होता है, 5 का 40% कितना होता है 8 होता है ना। तो 8 - 5 यानी कि 3, तो S के पास कितने पैसे हुए 3 यूनिट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो R है उसका जो है वो चारों पर्सन के एवरेज के बराबर है, यानी कि P + Q + R + S/4 ये गिवन है। तो 4R जो होगा वो P + Q + R + S के बराबर होगा या नहीं, तो ये हो गया 3R, एक R को हमने उधर बुला लिया, हो गया P + Q + S। यहाँ तक बात समझ में आई। अब P + Q + S की मुझे वैल्यू पहले से ही पता है, 2 + 5 + 3 3R, तो हो गया 7, 10। R की वैल्यू आ गई 10/3। मुझे एक बात बताओ, जब R की वैल्यू 10/3 आ गई, लेकिन P + R तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें, वो 4800 के बराबर है, तो P + 10/3 बराबर 4800। अब इसको उधर भेज दो। P, ठीक है, P की वैल्यू कितनी है 2, P की वैल्यू यहाँ 2 लिख लो, ये 6, तो यानी कि 16/3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4800 के बराबर है। ये आ गया 300, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 900 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 900 के बराबर है, हमसे पूछा क्या है, हमसे R पूछा है। R है क्या, R है 10/3, तो 10/3 × 900, यानी कि 30, और R की वैल्यू आ गई 3000 रुपये। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, मैं इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। ये सबसे सरल मेथड है, यानी कि जिस का अमाउंट 2.5 गुना हो रहा, आप उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू मान लो। आप यहाँ P को 10 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, मैंने छोटा यूनिट माना है। आगे एक पर्सन है, वो लैंड करता है कुछ मनी 40% की दर से, 40% 7.5% की दर से, और बचे हुए 60% जो है वो 11.25% की दर से वो करता है। 2.5 साल के बाद उसका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 6825 रुपये हो गया। तो ओरिजिनल सम बताओ। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लें। अगर 2.5 साल का इंटरेस्ट जो है वो 6825 है, तो ब्याज 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का 6825 डिवाइडेड बाई 2.5, यही तो होगा, ठीक है। यानी कि 6825 × 2/5, इसको 5/2 लिख लिया। अगर इसको मैं कट करूं, ये आ गया 1365, तो ये हो गया आपका 2600 और 130, यानी कि 2730, ये आ गया 1 साल का ब्याज। अब आगे चलो, 40% पैसा जो लगाया जाता है वो 7.5% की दर से लगाया जाता है। 60% पैसा जो लगाया जाता है वो 11.25% की दर से लगाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, इसकी अब मल्टीप्लाई कर लो, सीधी मल्टीप्लाई होगी 40% की 7 से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7.5 से, तो ये हो गया आपका
2/5 इंटू 7.5, यह आ गया 1.5, यानी कि आ गया 3। अगर ये 3 और इसकी अगर मैं कर लूँ 3/5 इंटू 11.25, तो ये आ गया 2, ये आ गया ना 2, ये आ गया 2 2 2 2 5, ठीक है। तो ये आ गया 6.75, यानी कि जो कंबाइंड रेट आ रहा पर एनम वो 9.75 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 9.75 है, ये 9.75 ये प्रिंसिपल का ही तो 2730 के बराबर है, यानी कि जो 975 है वो 100 और परसेंटेज के 20 1000, ये जो है प्रिंसिपल बराबर है 2730 के, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकाल लो। क्या कर सकते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए, इसको काट लो, काय से कट जाएगा 13 12, 12 से नहीं कटेगा, 11 से 13, 13 7 91 और 6 65, 13 से कट रहा है ये, 13 से 26 1 0, ठीक है। तो ये आगे 275। अगर मैं इसको एक बार और काटूँ किससे, 17 15 75 और ये आगे 1 6 4, यानी कि पी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4 इंटू 2 0 0, 4 इंटू 2 0 0 0, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ये 8000 कैसे आ गया। यहाँ मैंने काटा था ना 975 अपॉन 10,000 इंटू पी अपॉन 2730 था, इसको मैंने 13 से काट लिया, 1375 आ गया, बिल्कुल ठीक है ये। फिर ये आ गया 210, ये यहाँ आ गया। अब मुझे पी निकालना है, तो 210 इंटू 10,000 अपॉन 75, ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसको अगर कट करूँ सिंपली वो करूँ तो ये काय से कट रहा है 75, हाँ 15 5 75, ठीक है। ये आ गया 15 1 और यहाँ बचेगा 6, तो 15 चौके 64, ठीक है, यहाँ तक आ गया 14। अभी आ गया 2 0 0 0, तो ये आ गया पी की वैल्यू आ गई 14 28,000। मुझे तो पता नहीं है ये कैसे होना था, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में ऐसी है। यहाँ पर अगर आप 1 साल का ब्याज नहीं निकालोगे तो आपको पहले एनुअल रेट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। एनुअल रेट अगर नहीं पता चलेगा तो वो प्रिंसिपल के बराबर नहीं हो सकता। जब 1 साल का ब्याज पता चलेगा तभी आंसर निकलेगा। सो यू कैन सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन अगर आएँ फ़ौरन स्किप करना है, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट यू कैन ऑल्सो डू दिस, बट सारा खेल जो है वो टाइम का है। तो टाइम सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। आंसर ऑप्शन भी बहुत ख़तरनाक लिखे हुए हैं, तो एक एक करके एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला टर्म उठा रहा हूँ, ठीक है। कलर कोई लूँ बढ़िया सा, धाकड़, आ जाओ। ये लिखा हुआ है 64/125 2 की पावर 3। मुझे एक बात बताओ, जो 64 होता है वो किसका क्यूब होता है? 4 की पावर 4 का क्यूब होता है। जो 125 होता है वो 5 का होता है। इसको लिख लो 2/3। तो ये हो गया 4/5 का क्यूब इंटू 2/3। तो ये तो कट गया 3 से 3, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर। ये आ गया 16/25, यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 16/25 के बराबर है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 4th पावर √8 की। अगर 4th पावर √8 की निकालनी है, हमें पता है √8 जो होता है वो 2 की पावर 3 के बराबर होता है या नहीं होता है? तो बस 2 की पावर 3/4 हो गया। ये यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 8/27 की पावर 3/4। तो इसको मैं लिख लूँगा 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 इंटू 3/4। तो ये तो 3 से 3 कट गया, तो ये बचा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, यानी कि पूरी पावर लिख लो, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, नहीं ये कटेगा थोड़ी, ये तो नीचे 4 है ना, हाँ सॉरी। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये है 3/4। तो इनकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 की पावर 9/4 और ये हो गया 3 की पावर 9/4। ये दो आ गई पावर, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर में हमारे पास चीज़ है वो है क्या? ये सब चीज़ें आ गई। ये 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो ये हो गया 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 की पावर 3/4 इंटू 2 की पावर 9/4
डिवाइडेड बाई 3⁴ ये आ गई चीज़, ठीक है। अगर अब मैं पहले नीचे वाली चीज़ों को भूल जाओ, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 4 + 3/4 + 9/4, तो ये हो गया 12/4 3, ये तो 7 आ गई। अगर ये 7 आ गई यानी कि 2⁴ 7 आ गई, यानी कि 2⁴ आ गई, ये बराबर होती है 2⁴ होती है 128 के बराबर। तो आंसर में ऊपर जो आएगा वो 128 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आंसर या तो बी है या आंसर डी है। और नीचे हमारे पास क्या दी हुई है 2⁴, नीचे हमारे पास क्या है 25 × 3⁴ तो यही आंसर है। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, हमें एक एक टर्म को अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ मैं समझा नीचे 3 लिखा हुआ तो मैं वो करने लगा, कट करने लगा। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन प्री में आने के तो कम चांसेस हैं, बट अगर ये प्री में आंसर क्वेश्चन आ जाए, प्री में ये क्वेश्चन आ जाए, प्लीज़ अटेम्प्ट एट लास्ट, इसको लास्ट में ही करना, अदरवाइज़ ये शुरू में आपके 2-3 मिनट ले जाएगा तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मेन मकसद ऐसे क्वेश्चन डालने का ये नहीं है कि पेपर टफ आएगा, पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट ही आएगा, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखे तो उनको देख के घबराना नहीं है, बल्कि उनको स्किप करके आगे बढ़ना है, समझ आई। फिर जो आपके पास टाइम बचे, सपोज़ मान लो 4 लाइन का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, एक तरफ आपके पास ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करने की ये वाली क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जाने पहचाने से आपके पास टर्म है, तो अगर आप इसको जल्दी जल्दी भी करोगे तो हो सकता है 2 मिनट में ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, √x + 3 √x - 2 5 के बराबर है। अब मैं इसका स्क्वायर तो करने वाला हूँ नहीं, इतना टाइम है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करो, ये डायरेक्ट वैल्यू रख लो 5, अगर 5 रखूँगा तो आएगा 2√2 8 बन जाएगा, और 5 रखूँगा तो आएगा 3, कोई मतलब नहीं बनना, 5 के बराबर नहीं आएगा, 6 रख लो, तो 3 + 6 ये हो गया 6 - 2, तो ये √9 + √4, तो ये हो गया 3 + 2, अरे ये तो 5 के ही बराबर है, तो 6 इसका आंसर। आगे 2 सर्कल है, उनकी रेडियाई दे रखी है 8 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 18 सेंटीमीटर। लेंथ बतानी कॉमन इंटरनल टेंजेंट की। पहले एक बात बताओ, जो कॉमन इंटरनल, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, जो कॉमन इंटरनल टेंजेंट होती है वो होती है d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें ये पता है d² किसके बराबर है 18, यानी कि 324, r1 + r2 कितना हो गया 14 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 324 - 196, 324 में से जब 196 बचेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 128। 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ 64 × 2 लिख सकता हूँ, तो 64 किसका होता है 8 का, तो 8√2 आ गया इसका आंसर। यही नहीं है, इसने गलत कर दिया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं एक साइंस लेबोरेटरी प्रैक्टिकल में वो हैं 64। बाद में पता चलता है कि एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो गलत ले लिए गए 58 और लेने चाहिए थे 85, ठीक है। जब मिस्टेक को करेक्ट किया तो एवरेज इंक्रीज़, ऑब्वियसली एवरेज इंक्रीज़ होगा जब कम नंबर लोगे। एक नया स्टूडेंट आता है, उसके मार्क्स जो हैं वो 10% ज़्यादा है न्यू एवरेज से, तो फाइनल एवरेज बताओ। पहली बात तो हमें एवरेज निकालना होगा, फिर उसको 10% बढ़ाना होगा, तब एवरेज आएगा, तो इसको भी डेविएशन से करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 64। अब इन लोगों ने क्या करा, टीचर ने गड़बड़ी क्या करी, एक बच्चे के नंबर लिखने थे 85, लिख दिया 58, तो कितने का डिफरेंस आया 27 नंबर का डिफरेंस आया पॉजिटिव, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा थे। अगर उसके नंबर कम होते तो आता नेगेटिव, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा थे। एक काम करते हैं, इसको डेविएशन से ही करते हैं। तो डेविएशन कितना हुआ हर एक बच्चे पे, स्टूडेंट पे, पर स्टूडेंट, वो हुआ 27 का, और बच्चे कितने हैं 15, यानी कि हो गया 9/5, 9/5, ये हो गया 5 × 2 10, यानी कि 1.8 का जो है डेविएशन हो गया हर एक बच्चे पे। एवरेज कितना था 6.64, अब 1.8 हम सब बच्चों में बांट देंगे, यानी कि जो न्यू एवरेज आ गया वो 65.8 आ गया न्यू एवरेज। अब हमसे यही वाला जो एवरेज है, ये एवरेज जो इंक्रीज़ हुआ 1.8, जो ये 1.8 आया है, ये एवरेज इसी वजह से जो इंक्रीज़ हुआ है कि ये इन्होंने यहाँ पर जो 27 नंबर का घपला किया टीचरों ने, तो ये आ गया न्यू एवरेज। अब एक नया बच्चा आता है, वो उसका जो मार्क्स हैं वो 10% ज़्यादा है न्यू एवरेज से, तो न्यू स्टूडेंट जो आया
कितना नंबर ज़्यादा लेके आ रहा, उसका 10% ज़्यादा है 65.8 से। 10% कितना होता है 65.8 का? 6.58 होता है ना 10%, यानी कि उसके इतने नंबर ज़्यादा हैं न्यू एवरेज से। तो मुझे एक बात बताओ, जो फाइनल एवरेज होगा बच्चे का वो कितना इंक्रीज़ होगा? अब ये जो नया बच्चा आया इसके 10% जो हैं मार्क्स ज़्यादा हैं न्यू एवरेज से। न्यू एवरेज हमारा ये है 10%, हमने वैल्यू निकाल दी। अगर उसकी 10% नंबर ज़्यादा हैं तो अब बच्चे कितने हो गए? बच्चे पहले कितने थे? 15। बच्चे पहले 15 थे या नहीं थे? और अब उसके आने की वजह से टोटल बच्चे कितने हो गए? एक बच्चा बढ़ गया 16। तो ये 6.58 जो है वो 16 में बढ़ जाएगा। डेविएशन में हम यही तो करते हैं कि जो नंबर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं वो हम क्या नाम है सब में बांट देते हैं। तो 16 चौका क्या होता है? 64, यानी कि आंसर जो आएगा 0.4 से ज़रा सा बड़ा आएगा, यानी मैंने मान लिया 0.4 ही मान लो, बल्कि पूरा ही निकालना पड़ेगा क्योंकि 658 ये आ गया 16 जो हो गया 4 64 1 18 पॉइंट लगाया 0, यानी कि 0 16 और ये 1, ठीक है 16 पे, यानी कि ये जो आया 0.41 ये आया। इसका एवरेज जो है बढ़ गया 16 बच्चों में इसके 10% बड़े होने के बावजूद। अब हमसे पूछा फाइनल एवरेज क्या होगा ग्रुप का। अब जो 16 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना होगा? नया एवरेज कितना 65.8 और एवरेज बड़ा कितना 4.1, तो ये कितना हो गया 65.8 और 0.41 कितना हो गया? ये 126, ये 6621 हो गया और 6621 ही आंसर होगा। असल में इसमें मैंने ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आंसर बहुत क्लोज दे रखे हैं, समझ रहे हो? सिर्फ 0.7 0.10 का ही वो दे रखा। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको पहले नहीं करना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए यू हैव टू स्किप। लास्ट में टाइम बचे 3-4 मिनट तो ही देखना, वरना मत करना। हाँ मेल्स में आए ऑब्वियसली यू विल गेट 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन करना है। मैंने पहले ही बताया था कि इस सेट का जो लेवल है थोड़ा सा जो शुरू के 3 सेट्स है उनसे कंपैरेटिवली ये इस सेट का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन डाले हैं कि अगर पेपर टफ भी आए तो आप उसको कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2 पाइप ए और बी कोई टैंक को 12 मिनट में फिल कर सकते हैं, बी और सी 15 मिनट में कर सकते हैं, सी और ए 20 मिनट में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी 12 मिनट में कर रहे हैं, बी और सी 15 मिनट में कर रहे हैं और सी और ए जो है वो 20 मिनट में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम में ले लेता हूँ। कैपेसिटी मैंने टैंक की मान ली 60, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी हो गई 4 और इसकी हो गई 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पाइप सी को खोला जाता है, एल मिनट के बाद पाइप ए और बी को भी खोल दिया जाता है और रिमेनिंग टैंक जो है वो फिल हो जाती है 5 मिनट में। तो एल की वैल्यू क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इनको ऐड कर लूँगा तो ये 2 टाइम्स आ रहा है सब जगह, तो 2ABC हो जाएगा। साथ ही साथ ये कितना हो गया 9 और ये 12, यानी कि A + B + C की टोटल एफिशिएंसी जो हो गई वो 6 हो गई, ठीक है। हमसे ये कहा है कि पाइप सी को हमसे ये कहा है पाइप सी को शुरुआत में ही खोल दिया। अगर सी को शुरुआत में खोल दिया तो पहले मैं सी की एफिशिएंसी निकाल लूँ। तो सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी? A + B + C - A + B। ये इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी 6 और A + B की कितनी है 5, ये रही। तो ये आ गई सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ठीक है। लेकिन पाइप सी को हमने शुरुआत में ही खोल दिया है, एल मिनट के बाद हमने पाइप ए और बी को भी खोला। मुझे एक बात बताओ, ये टंकी भर रही है, शुरुआत में मैंने सी को खोल दिया, एल मिनट के बाद मैंने ए और बी को भी खोल दिया, ठीक है। यानी कि सी भी ओपन है, ए भी ओपन है और बी भी ओपन है, यानी कि जो रिमेनिंग टैंक जो फिल हो रही है उसमें तीनों पाइप ए + B + C तीनों ओपन है, जो 5 मिनट तक टंकी भरी है बची हुई। तो मुझे एक बात बताओ, जब पाइप ए और बी भी ओपन है तो आखिरी के 5 मिनट में तीनों ने टंकी भरी होगी, लास्ट 5 मिनट में तो 5 मिनट में तीनों की एफिशिएंसी कितनी 6, यानी कि तीनों ने आखिरी के 5 मिनट में 30 टंकी भर दी। कैपेसिटी कितनी है 60 और 30 भर गई है, तो बची कितनी 30। तो ये जो बची हुई 30 है, ये बची हुई 30 जो है ये क्या है? ये रिमेनिंग वर्क हो गया। अब मुझे एल का काम निकालना है, तो एल का जो नंबर ऑफ़ मिनट्स हैं वो कैसे आएगा? जो वर्क डन सी ने किया है
और जो सी की एफिशिएंसी उसी से ही तो आएगा, क्योंकि सी तो शुरुआत से ओपन है ना। तो वर्क डन सी ने कितना किया 30, और एफिशिएंसी कितनी है सी की 1, तो ये आ गया 30 मिनट। तो ये आंसर आ गया 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किचन की वॉल है जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है, हाइट 2.8 मीटर है, इसमें टाइल लगने हैं। टाइल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, 30x20 के। अगर 8% एडिशनल टाइल की ज़रूरत होती है कटिंग वटिंग करने के लिए, तो टोटल कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? मुझे एक बार बताओ। लेंथ दे रखी 4.5 मीटर, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेंटीमीटर में, हो गया 450। ब्रेथ दे रखी 2.8, ये हो गई 280। ठीक है, ये डायमेंशन आ गए वॉल के। अगर मुझे नंबर ऑफ़ टाइल निकालने हैं बिना 8% के, तो क्या होगा? एरिया जो कि वॉल का है, और एरिया जो है वो एक टाइल का, एरिया 1 टाइल का। ठीक है, वॉल का एरिया कितना अभी मैंने कन्वर्ट किया है 450 इंटू 280, और टाइल का एरिया है 30x20। तो ये तो 0 से 0 तो ये सब कट गया, तो ये बचा 15x14। 15x14 कितना होता है? 210। यानी कि 210 टाइल की ज़रूरत लगेगी लगाने के लिए। बट इसने ये कहा है कि मैं 8% टाइल जो है वो एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, यानी कि 210 के 8% एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 8/100 इंटू 210, ये एक 0 से 1 कट गया, तो ये बचा 8, 168/10, यानी कि 16.8 टाइल जो है वो ज़्यादा लाया। मान लिया मैंने 17 टाइल। ठीक है, 17 टाइल मान लिए, क्योंकि पॉइंट में नहीं है। तो मुझे एक बार बताओ, 210 ये आ गए टाइल, और 17 टाइल मुझे एडिशनल लेने होंगे, तो टोटल टाइल कितने हुए? 227। यहाँ आंसर 210 मार्क मत कर देना, क्योंकि एडिशनल 8 टाइल्स की हमें ज़रूरत है, तो आंसर हो गया 227। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल जो है वो 5 टाइम है एक्सटीरियर एंगल के। मुझे एक बार बताओ, अगर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? ये बात तो आपको पता ही है। तो मैंने मान लिया एक्सटीरियर एंगल x। अगर मैंने एक्सटीरियर एंगल x मान लिया, तो इंटीरियर एंगल क्या है? ये भी x। तो x + 5x बराबर 180, यानी कि 6x की वैल्यू यहाँ दे रखी है 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई, तो मुझे पॉलीगन की साइड्स बतानी है। अगर पॉलीगन की साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n 360 डिवाइडेड बाय व्हाट? मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल, यही तो होता। तो 360/30, ये आ गई 12। तो n की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 5 और ये आ गया 6, तो 5π/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। अभी तक 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए 2 क्वेश्चन भी करते हैं। एक जार है, उसमें ऑरेंज जूस और वाटर का मिक्सचर है 3:1 में। भाई एक जार है, इसमें ऑरेंज जूस और वाटर का मिक्सचर है 3:1 में। मैं बहुत खुल के आराम से बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जल्दी करना। इसमें से 70 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला जाता है और 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अगर पानी जो है वो 30% है रिजल्टेंट मिक्सचर में, यानी कि ये मान लो कोई रिजल्टेंट मिक्सचर बना बाद में, इसमें फ़िक्स है कि 30% पानी तो है ही। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनल मिक्सचर में 30% पानी फिक्स है, टोटल मिक्सचर जो होता है वो 100% होता, तो 70% ऑरेंज जूस होगा या नहीं होगा इसमें फाइनल मिक्सचर में? ये बात तो तय है। दूसरी बात ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में, मिक्सचर में एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैं इसमें से 70 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहा हूँ, तो जो 70 लीटर मिक्सचर बाहर निकलेगा वो भी तो 3:1 में ही निकलेगा, तो रेशियो तो चेंज होगा नहीं। अब बात आती है, क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे एक बार बताओ, और ऑरेंज जूस और वाटर का मिक्सचर जो है वो 3:1 है। ठीक है, अभी इसमें हमसे ये कहा गया है कि 70 लीटर हमने जो है मिक्सचर बाहर निकाला और 20 लीटर पानी उसमें डाल दिया। हमने इसमें से पानी डाला है, हमने जो ऑरेंज जूस है उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज जूस को कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो जो हमारा न्यू रेशियो आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ऑरेंज जूस और वाटर का वो कितना होगा? 7:3, क्योंकि 70% ऑरेंज जूस होगा, 30% वाटर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर रेशियो जो है ऑरेंज जूस का 3 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन ऑरेंज जूस तो हमें बराबर करना पड़ेगा। हमने डाला तो सिर्फ पानी है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो गया 21। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 21/7, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 21/9, ठीक है। अब यहाँ पर ऑरेंज जूस तो बराबर हो गया, यहाँ पर भी बराबर हो गया, ये भी 21, ये भी 21। अब 7 से 2 यूनिट बढ़ा है, यानी कि 2 यूनिट बढ़ा है, और बड़ा वाकई में कितना है 20 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 लीटर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर आ गई, टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास, टोटल यूनिट कितने हुए, जब हमने इनिशियल क्वांटिटी पूछी है ना हमसे मिक्सचर की, ये देखो इनिशियल क्वांटिटी, तो हमारे पास टोटल यूनिट है 21 + 7 यानी कि 28। तो 28 × 10 ये हो गया हमारे पास 280 लीटर्स। अगर ये 280 लीटर्स हो गया, लेकिन 280 लीटर्स जो है वो आंसर नहीं है। 280 लीटर्स तो हमारे पास टोटल रिमेनिंग वॉल्यूम आई है। अभी आंसर हमारा आएगा इसमें 70 जोड़ने के बाद, क्योंकि 70 लीटर मिक्सचर तो हमने इनिशियल में से निकाल लिया था ना, अब हम इसमें वो भी ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 350 लीटर। तो यहाँ 280 लीटर मत लगा देना, गलत हो जाएगा, आंसर आएगा 350 लीटर, क्योंकि 70 लीटर मिक्सचर जो हमने शुरुआत में निकाला तो वो भी तो हमें दोबारा डालना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 350 लीटर। यही इसमें कैच था, और आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, अगर प्री में आ जाएँ तो फ़ौरन स्किप करना, और अगर प्रैक्टिस अच्छी हो, क्योंकि अब क्वेश्चन देख लिया है, तो अगर लास्ट में 1-2 मिनट बचें तो कर भी देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस सेट के। आई होप इस सेट से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि इस सेट के क्वेश्चन कंपैरेटिवली दूसरे सेट्स के मुताबिक काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। एक मोटरिस्ट है, वो सिटी पी से क्यू जाता है 234 किलोमीटर। पहले 78 किलोमीटर वो 52 की स्पीड पे जाता है, दूसरे 78 किलोमीटर वो 39 की स्पीड पे जाता है, और बचे हुए रिमेनिंग डिस्टेंस वो x की स्पीड पे जाता है। अगर उसकी ओवरऑल स्पीड जो है वो 46.8 है, तो x की वैल्यू बताओ। करने के बहुत तरीके हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं हम, जिसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। आइए हम पहले टाइम निकालते हैं, जो मेथड मैं बता रहा हूँ उससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। पहले एक बार बताओ टोटल टाइम कितना होगा, जो टोटल डिस्टेंस होती है और एवरेज स्पीड होती है वही तो टोटल टाइम होता। मुझे एक बात बताओ, 234 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है और एवरेज स्पीड कितनी है इसकी 46.8 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको हटा लूँ ये, तो ये आ गया 234 और ये आ गया 11170, तो 234, तो ये पूरा जा रहा है 5 टाइम, तो 5 घंटे आ गया टोटल टाइम, यानी कि इसको पूरा जाने में 5 घंटे लगे। अब इसने शुरुआत में पहले ये गया 78 किलोमीटर 52 की स्पीड पे, बाद में ये गया 78 किलोमीटर 39 की स्पीड पे, तो मैं इनका भी टाइम निकाल लेता हूँ T1। पहले 78 किलोमीटर गया 52 की स्पीड से, तो कितना आया 52 × 2 होता है 4, 104, ये पूरा 2 गुना हो रहा है, यानी कि इसका आधा 1.5, तो 52 × 1.5, तो ये लिखा हुआ 78, ये आ गया 2, 3, हाँ ये पूरा 1.5 टाइम जा रहा है, 1.5 घंटे। दूसरा टाइम जो है वो लग रहा है इसको 78 किलोमीटर 39 की स्पीड से, ये तो पूरा 2 टाइम जा रहा है, तो ये आ गया 2 आवर्स। मुझे एक बार बताओ 5 घंटे उसे टोटल टाइम लग रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग टाइम उसका कितना होगा, 5 घंटे -1.5 प्लस का 2, यानी कि 5 - 3.5, यानी कि जो बची हुई ट्रिप है वो पूरी वो 1.5 घंटे में करेगा, मुझे ये तो पता चल गया। लेकिन बची हुई ट्रिप उसे करनी कितनी है, बची हुई ट्रिप वो उसे 1.5 घंटे पूरी करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 234 किलोमीटर है, 78 वो चला गया एक लेग में, 78 फिर चला गया, तो डिस्टेंस कितनी बची 234 - 16 का 1, 15, ये भी 78 ही बची, तो 78 का डिस्टेंस वो 1.5 घंटे की स्पीड से करेगा। तो ये क्या आएगा, ये किलोमीटर में है, ये आर में है, इसको हटा के 0 कर लो, तो ये आ गया 15 में 75, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बचा हुआ टाइम वो जाएगा 52 किलोमीटर। अब आप बताइए कि मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं सेट 4 के, तो ये क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा
सेट 1 to 4 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं टोटल 20 सेट आएंगे, 4 सेट हो गए हैं। उसमें एक मैंने टफेस्ट शिफ्ट भी करवाई है CGL प्री 2025 की, तो मैं सोच रहा हूँ भी और टफेस्ट शिफ्ट करवा दूँ 3-4। इसके अलावा CHSL की भी 3-4 शिफ्ट करा दूँ और हम अपने सेट को ऐसी कंटिन्यू रखें। तो जैसी भी आपको वीडियो लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और मैंने क्वेश्चन थोड़े लेंदी लिए हैं ताकि क्वेश्चन को देख के आप लोग स्किप करना सीख जाएं कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।